एडीएचडी। इसके बाद है एडीएचडी रेटिंग स्केल। ये वाला जो टेस्ट है, ये हम एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बच्चों पे अप्लाई करते हैं। इसमें भी यही होता है कि पहले हम फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मल, ये जो फॉर्मल असेसमेंट होती हैं, इसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं। इसमें पहले हम सिम्टम्स देखते हैं, मदर से हिस्ट्री लेते हैं, उनसे सिम्टम्स पूछते हैं जो वो वर्बेटम देती हैं। वर्बेटम वो होता है जो इंटरव्यू में मदर हमें स्टेटमेंट्स बताती हैं। सपोज अगर बच्चा एडीएचडी के साथ साथ है तो वो मदर हमें बताएंगी कि मेरा बच्चा किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, वो चीज़ें रख कर भूल जाता है, स्कूल जाता है तो वहाँ पे चीज़ें भूल जाता है, होमवर्क कर आधा करता है आधा नहीं करता, छोड़ देता है, हर वक्त छलांगे लगाता रहता है इधर से उधर, बेड से सोफे पे, सोफे से बेड पे, हर वक्त चलता रहता है, बहुत तेजी तेजी से बोलता है, अपनी बारी का इंतजार नहीं करता, और बहुत ज्यादा बातें करता है। ये अब एडीएचडी के सिम्टम्स हैं। यहाँ से हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि बच्चे के अंदर एडीएचडी है। लेकिन डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम एडीएचडी रेटिंग स्केल लगाते हैं। एडीएचडी रेटिंग स्केल में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं। ये पेरेंट्स, टीचर्स और क्लिनिशियंस कंप्लीट कर टेस्ट पेरेंट्स से कंडक्ट करवाते हैं। हम कभी कभी हम पेरेंट्स को खुद ही कहते हैं कि वो फिल कर दें, लेकिन अक्सर यही होता है कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो मदर से, जैसे हम कार्स का मदर से पूछ के करवाते हैं, इसी तरह हम एडीएचडी भी मदर से पूछ के करवाते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं। पर्पस एडीएचडी रेटिंग स्केल का ये है कि हमने एडीएचडी को के सिम्टम्स को रूल आउट करना है, उसको डायग्नोज करना है। उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस का ये पार्ट है कि आपने बच्चे के ऊपर टेस्ट अप्लाई करके उसका डायग्नोसिस कंफर्म करके उस पर इंटरवेंशन स्टार्ट करनी है। ये वाला स्केल हम टीचर्स से भी फिल करवा सकते हैं और पेरेंट्स से भी फिल करवा सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइप इनअटेंटिव वाला पार्ट है स्केल का, वो सारे स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं कि स्कूल में वो होमवर्क कैसे, क्लास वर्क होमवर्क कैसे करता है, स्कूल स्कूल में वो टीचर्स को कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप को, अपने आसपास जो उसके बच्चे हैं, क्लास फेलोज हैं, उनके साथ कैसा उसका बिहेवियर है। एबीए सेटिंग्स में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, स्पीच थेरेपी में भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर एबीए थेरेपिस्ट इसको यूज़ कर रहे होते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एडीएचडी के अंदर 18 आइटम्स होते हैं। इसका उर्दू वर्जन में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाकिस्तान में यूज़ करना, तो यहाँ पे ज़्यादातर मदर्स ऐसी होती हैं जिनको उर्दू उर्दू में ज़्यादा वो में अंडरस्टैंडेबल होता है, तो उर्दू में हम उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं और वो आके बता देती हैं। इसमें दो मेन स्केल्स होते हैं, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। इनअटेंशन के भी 9 आइटम्स हैं, 9 स्टेटमेंट्स हैं। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी की भी 9 स्टेटमेंट्स हैं। तो ये टोटल 9 + 9 18 होता है। इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? कंपल्सिविटी ये होती है कि बच्चा इम्पल्सिविटी आपसे होती है कि कुछ बच्चा भी कर आपसे कुछ देता है भी कर देता है बगैर सोचे और हर समझे। सोचे समझे। हाइपर एक्टिविटी कि बच्चा जो है वो अ, अ, आराम से बैठ नहीं पाता, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर कर रहा होता है, कभी कर रहा होता है, और पढ़ने जी। ओके। ऑटिज्म के अंदर एक सिम्टम है फिजिटिंग। इसका क्या मतलब है? कभी आप लोगों ने वैसे ये टेस्ट कभी अप्लाई किया है पहले? और ये डीएचडी या का फिर मतलब ऑटिज्म? ये होता है, फिजिटिंग का मीन्स अनेबल टू सिट,
प्रॉपरली, मतलब वो जो है फिजिटी रहता है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स पूरी होती हैं बार बार। नहीं, फिजिटिंग ये नहीं होता। फिजिटिंग होती है कि हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा करना, बच्चा बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट कर रहा है। हैंड मूवमेंट एज इन इस तरह से बच्चा कर रहा है, जैसे फिंगर्स को बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। ठीक है, फिंगर्स के साथ खेले, मतलब खेलने से मतलब कि ऐसे ऐसे मूव करेगा, उन दोनों को आपस में टच करवाएगा आगे पीछे। ये होती है फिजिटिंग। और जो सीट से उठने वाला है, लाइक ही इज अनएबल टू सेट, जो अक्सर हम कहते हैं कि बच्चा सीट पे नहीं बैठ रहा, उसको कहते हैं वो हाइपर एक्टिविटी के अंदर आता है। और फिजिटिंग भी हाइपर एक्टिविटी में ही आता है। इसको कहते हैं इलूपमेंट। जब बच्चा सीट पे नहीं बैठ रहा, उसको हम कहेंगे इलूपमेंट। और इम्पल्सिविटी ये है कि बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहा, एकदम से, मतलब अगर ग्रुप में बच्चे तीन चार बैठे हुए हैं, या अगर बच्चा थेरेपिस्ट से ही बात कर रहा है, टीचर से बात कर रहा है, या मदर से बात कर रहा है, तो वो अभी वो पूरा स्टेटमेंट, पूरा सवाल उनका कंप्लीट नहीं हुआ होता, बच्चा रिस्पॉन्स दे देता है। सपोज हमने हमने बच्चे से पूछा व्हाट इज योर नेम, तो अभी हम यही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम आगे रहता है, तो बच्चा, अक्सर अब बच्चों की थेरेपी ले लेकर उनको इतनी हो जाती है, थेरेपिस्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उनको पता होता है कि मेरे कौन से थेरेपिस्ट ने क्या सवाल करना है, तो वो अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो उसका जवाब दे देते हैं। तो इसको कहते हैं इम्पल्सिविटी। मैं आपको टेस्ट दिखाती हूँ, पहले मैं ये स्लाइड्स करवा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इसकी रेटिंग सिस्टम ये है कि 0 to 3 इसका 4 पॉइंट लिकट स्केल होता है। 0 to 3, 0 मीन्स नेवर, ये बिल्कुल नहीं, रेयरली। 1 मीन्स समटाइम्स, 2 ऑफन, 3 वेरी ऑफन। सपोज अगर एक सिम्टम है तो मदर कह रही है कि मेरे बच्चे में ये बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो 0 हो जाएगा। या अक्सर मदर, क्योंकि टेस्ट मदर्स के सामने ही पड़ा होता है, तो उसमें से 0 1 2 3 खुद ही कहती रहती हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। समटाइम्स अगर कभी कभी करता है बच्चा, कभी नहीं करता, तो वो 1। अगर काफ़ी ज़्यादा करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा करने का मतलब ये है कि 24 आवर्स में से 6 to 7 आवर्स वो एक बिहेवियर देता है, इन अटेंशन वाला बिहेवियर दे रहा है, कि बच्चे की बात ही भूल जाती है उसको, तो वो ऑफन में आ जाएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा कर रहा है तो फिर वो वेरी ऑफन में नंबर 3 आएगा। इसके भी जैसे ऑटिज्म, ये वो कार्ड्स के अंदर डोमेन्स थी, इसी तरह इसके भी हैं डोमेन्स। इन अटेंशन के आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा प्रॉपर डिटेल्स को, उससे हमने क्वेश्चन किए व्हाट इज योर नेम, तो उसने सुना नहीं है उसको। एडीएचडी में इन अटेंशन में ये होता है कि बच्चे बात सुन लेते हैं, अक्सर मदर्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बच्चा हमारी बात सुनते ही नहीं है, उसको लाइक वो सुन नहीं सकता। ऐसा नहीं होता कि बच्चा सुन नहीं सकता, वो इन अटेंशन के इश्यूज होते हैं, ऑटिज्म में भी एडीएचडी में भी। ऑटिज्म के अंदर तो वैसे वो जोन आउट होते हैं, वो अटेंशन नहीं देते, ये उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं उनका इतना प्रॉपरली डेवलप्ड होता। लेकिन इन टेंशन में, एडीएचडी में, वो अटेंशन ही नहीं देता है, टास्क को कंप्लीट नहीं करते, आधे करते हैं, आधे नहीं करते, या स्टार्ट ही नहीं करते। और ऐसे लगता है कि बच्चा हमसे बात कर ही नहीं रहा, या हमारी बात सुन नहीं रहा। टास्क को ऑर्गेनाइज नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक उनकी रूटीन है अगर, कि उन्होंने स्कूल सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर तैयार होना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाके होमवर्क करना है, ये वाले टास्क एक उनकी रूटीन है, वो उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, स्टेप बाय स्टेप वो काम नहीं करते। इजीली डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक, सपोज अब ये क्लास हो रही है, ये वाली क्लास है, तो इसमें वो अटेंटिवली काम नहीं करेंगे। अगर उनसे पजल हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो हो सकता है जो बच्चा एडीएचडी, जिस बच्चे को एडीएचडी है, वो पजल सॉल्व करते हुए 2 3 पजल पीसेस सॉल्व करते, फिक्स करते, फिर छोड़ते, या फिर एक दो करे और एक दो ना करे, कंप्लीट ना करे, तो वो इजीली डिस्ट्रैक्शन में ये होता है कि बच्चा जो काम कर रहा है वो छोड़कर कोई और काम करने लग जाता।
इसी तरह हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के आइटम्स हैं, जैसे बच्चा फजटिंग करता है, जैसे सीट पे बैठा हुआ है तो वो अपनी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा, सीट पे बैठे बैठे ही बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेगा। बहुत ज़्यादा अपनी लोअर बॉडी को मूव करेगा। हाथों को ज़्यादातर फजटिंग का ये मतलब होता है कि बच्चे हाथों को बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं ऐसे बहुत ज़्यादा। इसके साथ लीव सीट इन क्लासरूम, अपनी चेयर से उठकर पूरे रूम का राउंड लेंगे, रनिंग करेंगे, या मतलब अगर कोई घर पे है सोफे पे बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, अपनी टांगों की भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, सिर्फ हाथों की नहीं करते, टांगों की भी बहुत ज़्यादा करते हैं, टॉक्स एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और इंटरप्ट करते हैं। जो बच्चा इंटरप्ट कर रहा है बात को, दो थेरेपिस्ट बात कर रहे हैं या मदर मदर और थेरेपिस्ट बात कर रही हैं और वो बीच में बच्चा इंटरप्ट कर रहा है कोई ना कोई किसी ना किसी बात से, तो उसका मतलब ये है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। इसके इन टोटल 18 आइटम्स होते हैं, 9 इन अटेंशन के और 9 हाइपर एक्टिविटी के। इसमें हम ये टेस्ट अप्लाई करते हैं 9 इयर्स की एज तक, 4 to 9 इयर्स की एज तक। इसमें जो डीएसएम में 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप, प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव टाइप, कंबाइंड प्रेजेंटेशन। इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन तब होगी जब बच्चे के अंदर इनअटेंटिव वाले सिम्टम्स ज़्यादा होंगे, एक जो स्टैंडर्ड स्कोर है उससे ज़्यादा होगा। हाइपर एक्टिव में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स का स्कोर ज़्यादा होगा, और कंबाइंड प्रेजेंटेशन में दोनों में, हाइपर एक्टिविटी में दोनों में, हाइपर एक्टिव भी और इनअटेंटिव भी, इन दोनों में ज़्यादा होंगे स्कोर्स। इसमें हम वही बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, हिस्ट्री भी लेते हैं और स्कोर्स भी देखते हैं, और फिर हम फाइनल डायग्नोसिस देते हैं। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस ये हैं कि एडवांटेजेस ये हैं कि डीएसएम का क्राइटेरिया, ये जो स्केल्स के अंदर आइटम्स हैं वो डीएसएम के क्राइटेरिया के हैं, जो जो सिम्टम्स डीएसएम में बताए हुए हैं एडीएचडी के वो इसमें सारे हैं। स्कूल्स में भी यूज़ हो सकता है, क्लिनिकल सेटिंग्स में भी यूज़ हो सकता है, या मदर्स को अगर हम प्रॉपरली गाइड करें तो वो खुद से भी घर पे भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे से किसी ने सवाल किया था कि ये हमने एक टेस्ट कितने दिन में अप्लाई करना होता है। ये वैसे तो डिपेंड करता है कि ये मदर मदर हमें कितना कोऑपरेटिवली जवाब दे रही हैं या वो कितना, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर तो बहुत अच्छी है तो वो तो एक दिन में भी हो जाता है, मिनिमम 15 मिनट्स लगते हैं दोनों के लिए, ऑटिज्म के लिए भी एडीएचडी के लिए भी। लेकिन अगर नहीं होता तो हम 2 दिन में या 3 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। कोई भी हो, एबल्स है, एफल्स है या फिर ये भी है, तो हमने मिनिमम 3 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं लेना। एडीएचडी रेटिंग स्केल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट या पीडियाट्रिशियंस यूज़ करते हैं। बस ये वाला यहाँ पे टेस्ट, इसकी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, अब मैं आपको इसका टेस्ट दिखा देती हूँ। ये इसका टेस्ट है, ये उर्दू में है। इसका जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वो उर्दू वर्जन होता है। इस पे हमने बच्चे का नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है, डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिन हमने टेस्ट अप्लाई किया है ये वो लिखना है। नीचे थेरेपिस्ट का नाम लिखना है, ये यहाँ जहाँ पे उस्ताद लिखा हुआ है यहाँ पे थेरेपिस्ट का नाम होगा। वालदेन में मदर, यहाँ पे फादर का नाम लिखना है। और ये हम टेस्ट अप्लाई कौन कर रहा है ये उसका नाम लिखना है। स्लाइड शो नहीं हो रही। यूजली थेरेपिस्ट होता स्लाइड शो है जी। स्लाइड शो नहीं हो रही टेस्ट की। टेस्ट की, एक सेकेंड मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब हो रही है? जी मिस हो रही है, अब हो रही है। ओके। यहाँ पे ये मैं बताती कि नाम में हमने बच्चे का नाम लिखना है, उम्र में उसकी एज बच्चे की लिखनी है, डेट में हमने डेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है जिस दिन हमने वो टेस्ट अप्लाई किया।
स्टार्ट किया उस दिन का लिखना है। सपोज अगर आज हमने किया है, मदर से आज हमने करना स्टार्ट किया, तो आज की हम डेट लिखेंगे 28 मार्च। उस्ताद में नीचे हमने थेरेपिस्ट का नाम लिखना है। वालदैन में टीचर मदर है या फादर है उनका नाम लिखना है, यूजुअली मदर्स ही होती हैं, उनका नाम लिखना है। और मुकम्मल करने वाले का नाम, इसमें हमने थेरेपिस्ट का भी नाम हो सकता है या मदर का भी नाम हो सकता है। यूजुअली ये थेरेपिस्ट ही करते हैं तो थेरेपिस्ट का नाम होगा। अब इसमें भी हमने जैसे ऑटिज्म में सवाल करते हैं ADHD रेटिंग स्केल के लिए, सॉरी, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल के लिए, इसी तरह हमने इसमें भी सवाल करने हैं। जो फर्स्ट 9 डोमेन्स हैं वो इन अटेंशन की हैं, इसमें हमने स्कूल की भी हैं और नॉर्मल घर पे बच्चा कैसे रिस्पॉन्स करे उसके भी हैं। सबसे पहले हमने मदर से पूछना है कि स्कूल या घर के काम में वो कंप्लीट करते हुए या करते हुए कोई गलतियां करता है या नहीं करता, अटेंशन देता है, तवज्जो पूरी देता है या नहीं देता। यूजुअली हम उर्दू में पूछते हैं क्योंकि ये टेस्ट एक तो है ही उर्दू में, और दूसरा मदर्स भी ज़्यादातर मदर्स वो ही होती हैं जो उर्दू में कंफर्टेबल होती हैं, तो हमने उर्दू में ही पूछना है। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मदर को नहीं समझ आ रहा, तो उसको हमने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि ये इसका क्या मतलब है। तो अगर हमने मदर से ये पूछ लिया कि स्कूल और घर के काम में लापरवाही या गलतियां करता है, तो उसमें हमें, सपोज मदर कहती हैं कि कुछ हद हद तक करता है, तो जैसे यहाँ पे स्कोरिंग मैंने आपको भी बताई थी, 0 to 3 वाली। जीरो था बिल्कुल नहीं, यहाँ पे उल्टा है, जीरो है बिल्कुल नहीं, वन वन है कुछ हद हद तक, टू है अक्सर करता है, और थ्री है कि बहुत ज़्यादा करता है। सपोज यहाँ पे मदर हमें कह देती हैं कि किसी अक्सर करता है, मतलब अक्सर स्कूल से भी कंप्लेन आती है या घर पे भी करता है, तो यहाँ पे हम 3 दे लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी आपको स्कोरिंग बताई थी, इसकी स्कोरिंग यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली। जीरो, वेरी ऑफन के लिए 3 है, वेरी ऑफन यहाँ पे है, वो वेरी ऑफन है हमेशा और ज्यादातर, ठीक है। अक्सर का मतलब है ऑफन, ठीक है। कुछ हद हद तक की रेटिंग करेंगे हम, 1 समटाइम्स, कभी कभी, और बहुत कम के लिए 0। तो यहाँ पे सपोज हमें मदर कहती है कि अक्सर करता है, तो यहाँ पे हम 3 रेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट पे हम पूछेंगे किसी काम या खेल, अगर कोई बच्चा गेम खेल रहा है, पीयर ग्रुप में खेल रहा है या अकेले खेल रहा है, तो उसमें कैसी उसकी अटेंशन होती है। अक्सर वो गेम्स होती है ना, जैसे सेशन में भी हम एबल्स का टास्क करवाते हुए भी मदर से पूछते हैं, सॉरी, बच्चों की सोशल इंटरेक्शन करवाते हैं, ग्रुप प्ले, उसमें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम खुद भी बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मदर की भी रेटिंग लेते हैं। तो ये अब इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकते कि मदर कितना किस हद तक सच बता रही हैं, लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने मदर को ये बताना होता है कि आपने अपने बच्चे को सही से रेट करना है। ये तो रेपो बिल्डिंग का काम होता है कि आपने मदर को ये श्योरिटी देनी है कि जो आप स्कोरिंग करेंगे या जो भी आप रिपोर्ट बनाएंगे वो आप यूजुअली मदर्स फेक इसीलिए बता रही होती हैं कि उनको ये डर होता है कि हमारे बच्चे पे लेबल लग जाएगा, या ये चीज़ हमारी किसी और थेरेपिस्ट को, किसी और मदर को जाके बता देंगे, इसलिए वो फेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये हमने श्योरिटी उनको देनी होती है कि जो आप इंफॉर्मेशन देंगी ये कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हम किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे आपकी परमिशन के बगैर। तो इसलिए जो आपने बताना है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डायग्नोसिस होगा, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की आगे से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा या मैनेजमेंट थेरेपी स्टार्ट होंगी। तो सपोज अगर मदर कहती हैं कि खेलने में बच्चा किसी हद तक या बहुत बहुत कम करता है, अ, मतलब अटेंशन बहुत कम दे रहा है या बिल्कुल ही नहीं देता, तो इसको हमने जो हाईएस्ट रेटिंग है वो दे देनी है। समझ आ रही है ना आप लोग को? जी मिस आ रही है। ओके, जहाँ से नहीं समझ आएगी आप लोगों ने खुद ही पूछ लेना, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ से यहाँ पे हमने रेटिंग देनी होती है सारे स्केल्स की। पहले हमने ये 9 वाले करने हैं,
फिर इसके बाद नेक्स्ट आइटम है, ऐसा महसूस होता है जैसे बराह रास्त बात की जा रही है लेकिन वो सुन नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि बच्चा, कभी कभी एडीएचडी के बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि हमें फील हो रहा होता है कि हम तो बच्चे से बात कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं सुन रहा। तो ये अपने मदर को से पूछना है कि क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है, अगर होता है तो कितनी किस हद तक आपको फील होता है। तो अगर मदर कह देती हैं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है, कि अक्सर ही मेरे साथ हो रहा होता है कि मैं किसी को बात कह रही हूँ या बुला रही हूँ तो ये मेरी बात नहीं सुन रहा, तो वो हम कर देंगे हमेशा। जो इसकी हाईएस्ट रेटिंग है नंबर 3, यहाँ पे आएगी नंबर 3, वो कर देंगे। इसके बाद है, हिदायत पर अमल नहीं करता और स्कूल का काम और दूसरों का काम मुकम्मल करने में नाकाम होता है। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा या फिर अपना काम छोड़ देता है, आधा करता है आधा नहीं करता, तो ये उसके अकॉर्डिंग है। इसी इसकी रेटिंग कर देंगे जो भी वो मदर बताएंगे। काम और सरगर्मियों की तरबियत में मुश्किलात आती हैं, काम करते वक्त उसे हर्डल्स आती हैं या मुश्किल आती है या नहीं आती, ये उसके अकॉर्डिंग हमने करना है। वो काम जिसमें मुसलसल ज़हनी काविश दरकार हो वो नापसंद करता है। अक्सर स्कूल का काम, मैथ्स का काम या जो भी, तो ऐसा काम जिसमें उसको थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी, थोड़ा सोच के करना हो या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो करना कर पाता है या नहीं, पजल सॉल्व करता है या नहीं, ये वो वाला काम है। काम ये सरगर्मियों को सर अंजाम देने के लिए ज़रूरी अशिया काम कर देना। अक्सर बच्चे होते हैं कि स्कूल में चीज़ें भूल देते हैं, थेरेपी सेशन में भी बच्चे अक्सर जो घर से चीज़ें लाए हुए होते हैं वो भूल जाते हैं। वो फिर थेरेपिस्ट खुद खुद उसके बैग में रखता है, वो एक अलग बात है। तो ये हमने पूछना है कि कभी स्कूल में या घर में भी ऐसा हुआ है कि वो अपनी चीज़ें छोड़ दे, मतलब भूल जाए या ना लेकर जाए, तो ये उसके अकॉर्डिंग रेटिंग करनी है। ये सारे इनअटेंटिव के हैं, यहाँ पे हमने इनअटेंटिव का स्कोर टोटल कर लेना जो जो वो बता रही है। ठीक है, ये 9 इसके आइटम्स हैं, तो 9 के राउंड अबाउट ही आएगा। और जो बिल्कुल जिसकी ज़ीरो रेटिंग है उसकी वो ज़ीरो रेटिंग भी करनी है। इसी तरह फिर नेक्स्ट है हाइपर एक्टिविटी के रिलेटेड है, बैठते हुए मुसलसल हाथ हिलाना, हाथ पाँव बेचैनी का इजहार करना, ये फिजिटिंग वाला सिम्टम है। कि अब हमने मदर को ये नहीं कहना कि आपका बच्चा फिजिटिंग करता है या नहीं करता, क्योंकि मदर को नहीं पता कि फिजिटिंग क्या है, वो तो थेरेपिस्ट को पता है कि फिजिटिंग क्या है। तो हमने मदर से ये कहना है कि आपके बच्चा बैठे हुए क्या प्रेजेंटेशन देता है, ये बैठता है तो वो अपने हाथ पांव हिलाता है या नहीं हिलाता, उसको ऐसे फील होता है कि वो घबराया हुआ है या वो परेशान है, तो वो फिर जो रेटिंग बताती हैं फिर वो हम यहाँ पे कर देते हैं। ये सारे हाइपर एक्टिविटी के हैं। फिर जगह, अपनी सीट से कितनी दफ़ा उठता है या अपनी जगह से कितनी दफ़ा उठता है। अगर घर पे है तो वो अगर खाना खा रहा है जहाँ पे सिटिंग की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, खाना खाते वक्त बैठना, अक्सर बच्चों को, एडीएचडी के बच्चों को ये होता है कि जहाँ भी उनको 4-5 मिनट से ज़्यादा बैठना पड़े वो वहाँ पे इल्यूपमेंट शो करते हैं, यानी अपनी सीट से उठ के चले जाते हैं, उठ के चलने फिरने लग जाते हैं। ये हमने पूछना है कि वो सीट से कितनी दफ़ा उठता है। इसी तरह भागता है, चलता फिरता है, ये भी हमने पूछना है। खेलता है, खेलते हुए कैसा उसका बिहेवियर है, ये पूछना है। और ऐसा कभी महसूस होता है कि हर वक्त वो बच्चा जल्दी में रहता है, हर वक्त उसे किसी चीज़ की जल्दी होती है कि बस मैं जल्दी जल्दी काम करूँ या जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत तेज़ी से बोलता है, ये हमने देखना है। ये हमें हमें बच्चे से इंटरेक्ट करके भी पता चलता है लेकिन मदर से भी पूछना है। और सवाल पूरा होने से पहले जवाब देता है या नहीं देता, ये अब इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स हैं सारे। ऊपर वाले हाइपर एक्टिविटी के थे, लेकिन ये स्टेटमेंट नंबर 5 से लेकर 9 तक ये इम्पल्सिविटी के हैं। इसके बाद है, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करता या करती। मतलब अगर ग्रुप में है बच्चा, 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वो वेट कर रहा है कि मुझे कोई बुलाएगा या मेरे से कोई बात पूछेगा तो मैंने जवाब देना है या नहीं। दूसरों के कामों में मुदाखलत या रुकावट डालना, मसलन खेल में मुदाखलत, कि इंटरप्ट करता है दूसरों को या नहीं करता। तो यहाँ पे हमने स्कोर लिख देना है जितना भी होगा। सपोज इस डोमेन का स्कोर आता है 6, यहाँ पे 0 1 2 3, स्कोरिंग इसकी दोनों की सेम है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे हमने इसको टोटल किया जितना भी स्कोर था, यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट का, सपोज इसका 3 है,
इसके स्टेटमेंट का यहाँ पे मदर कहती हैं कुछ हद तक करता है, तो वो 4 कर दिया, फिर 2 कर दिया। यहाँ पे जितना टोटल इसका होगा और जितना ऊपर वाली डोमेन का टोटल होगा, उन दोनों को हमने टोटल करना है, फिर हमारे पास फाइनल स्कोर आएगा। जैसे सपोज ऊपर वाला जो इनअटेंटिव वाली डोमेन थी, वहाँ पे हमारे पास स्कोर आ जाता है 6, जब हम इन सारी स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे। और नीचे वाली का आ जाता है 9, तो 9 + 6 जितना भी होगा वो हमने टोटल करना है। और इसके बाद इसके हमने स्कोरिंग यहाँ से देख लेनी है कि स्कोरिंग कितनी बनती है। फिर इसका भी ये लेवल है कि अगर वो बच्चा 18 से अबव आइटम्स में दे रहा है, तो अगर ये हमने देखना है कि बच्चा लास्ट 6 मंथ्स से क्या बिहेवियर दे रहा है, ये हमने मदर से पूछना है। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो भी बिल्कुल नहीं आते हैं, तो उनके लिए हमने मदर से पूछना है कि आपने लास्ट 6 मंथ्स में क्या ऑब्जर्व किया है, या मिनिमम 6 मंथ्स या 5 मंथ्स में आपने क्या ऑब्जर्व किया। अगर इन दोनों डोमेन्स में 6 या 6 से ज़्यादा स्कोर्स आ जाते हैं, अलग अलग डोमेन, इनअटेंटिव में 6 या 6 से ज़्यादा आता है, और हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी में भी 6 या 6 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के अंदर ADHD के सिम्टम्स हैं। अगर नहीं आता 6, दोनों डोमेन्स में 6 से कम आ जाता है, तो ADHD के सिम्टम्स नहीं है। ये आपका ADHD था। इसमें से अब आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो बताते हैं आप। फिर इसकी भी रिपोर्ट बनती है। इसमें हम रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि रिपोर्ट का मैं आपके साथ सैंपल शेयर कर दूंगी, तो उसमें फिर मैं आपको बता दूंगी। जैसे अभी ये ऑटिज्म की जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो वो हम डोमेन वाइज लिखते हैं कि इन रिलेटिंग टू पीपल की डोमेन की हेडिंग देते हैं, उसमें मदर ने क्या बताया, और हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या थी, और बच्चे ने उसको उसमें क्या स्कोर किया, वो लिखते हैं। इसी तरह उसकी बाकी डोमेन्स में भी लिख देते हैं। और फिर जब सारी डोमेन्स 15 की 15 कंप्लीट हो जाती हैं, तो फिर हम फाइनल जो इंटरप्रिटेशन लिखते हैं उसमें हम टोटल स्कोर लिखते हैं, टोटल उसके इंटरप्रिटेशन लिख देते हैं। ऑटिज्म के लिए टोटल स्कोर लिख के उसका डायग्नोसिस, कंफर्म डायग्नोसिस लिख देते हैं। इसी तरह ADHD में भी हम ये बताते हैं डोमेन वाइज के इनअटेंटिविटी डोमेन में बच्चे ने क्या स्कोर किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया, और हाइपर एक्टिविटी की डोमेन में बच्चे ने क्या स्कोर किया, टोटल स्कोर, और हमने क्या ऑब्जर्व किया, और मदर ने क्या हमें बताया। सारा कुछ पूरा से जो हम एक इंटरव्यू लिखते हैं उसका हम समरी लिखते हैं। और फिर हम टोटल स्कोर भी लिखते हैं कि टोटल स्कोर उस स्केल का क्या था, और बच्चे का डायग्नोसिस क्या था। ये इसका सैंपल, रिपोर्ट का सैंपल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। प्रॉपर हम जो क्लिनिकल रिपोर्ट बनाते हैं उसका भी हम, वैसे तो हर क्लिनिक का अपना डिफरेंट होता है, उसमें बस वो एबल्स के टास्क होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम टास्क की प्रोग्रेस लिखते हैं। लेकिन जो हम जो एक प्रॉपर क्लिनिकल रिपोर्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनाता है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो उसका सैंपल मैं आपके साथ अभी टास्क के बाद शेयर कर दूंगी। अब बाकी हमारे दोस्त रह गए हैं, एबल्स और एफल्स। ये वाले दो स्किल्स रह गए हैं, ये आज पढ़ने हैं या कल पढ़ने हैं? ये आज के लिए मेरा ख्याल है काफी है। बाकी लोगों से भी पूछ लें। और मैं पूछना चाह रही थी कि आप आफ्टर क्लास में हमारे साथ ये टेस्ट शेयर करेंगी। जी जी, क्लास के बाद मैं आपके साथ ये दोनों टेस्ट शेयर कर दूंगी। और उसके बाद एबल्स और रेफल्स रह जाएगा, तो वो अगर आज पढ़े तो आज कर दूंगी, नहीं तो वो भी साथ ही कर दूंगी। और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे ये आपको वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, न्यूरो ब्रिज के। वैसे तो एबल्स और रेफल्स भी इतना इसकी जो टेस्टिंग है, सॉरी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो इतनी टफ नहीं होती। वो मैं आपको
कल की क्लास में बता दूंगी। तो एबल्स और एफल्स तो वही है जो हम क्लिनिक्स में यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टास्क बनते हैं और फिर वो आईपी प्लान बनता है। तो अगर ये आप लोगों ने आज करना है तो अभी करवा देती हूँ, नहीं तो फिर कल करना है तो भी बता दें। मेरी आवाज़ नहीं आती आप लोगों को? ये बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। मैंने तो आपको कहा है कि कल करा दें, क्योंकि ना एबल्स में ना कुछ चीजें जरा थोड़ा हम्म। डिटेल है, कुछ चीजों में कंफ्यूजन हम्म। है मुझे। तो फिर था कि अगर कल कराती तो जरा क्वेश्चनिंग हो जाती है। और बस एक और चीज मिस के एक्चुअली ना टाइम जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बाकी लोग आते ही नहीं हम्म। टाइम पे। तो इस वजह से मतलब हमारा टाइम, क्योंकि आपको तो सैटरडे संडे होता है तो वो एक स्केड्यूल हुआ होता है कि आज ये करना है ये भी करना है। उस वजह से फिर वो टाइम शॉर्ट होता है और चीजें फिर रह जाती हैं। तो बस इसीलिए मैं कह रही थी कि कल करा देती हैं आप। बाकी लोगों को बता दें। बाकी मेरी तो यही चलो आपसे ठीक है फिर। रिक्वेस्ट है। एबल्स और एफल्स मैं आपको कल करवा दूंगी। और क्लास ज्वाइन तो आपने टाइम पे करना होता है, क्योंकि आपको पता है मैं लिंक तो आपको टाइम पे दे देती हूँ 12 o'clock। तो अगर आप लोगों ने क्लास को एक्सटेंड करना है 2 hours का करना है तो भी मुझे तो कोई इशू नहीं है। सैटरडे संडे आप 2-2 घंटे की कर लें, क्योंकि आगे जब हम टेक्निक्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करने वाली हैं। तो उसमें भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो वो क्लास टाइम तो फिर वो आपने जब ज्वाइन सब करेंगे तो क्लास तो तभी स्टार्ट होगी। चलें फिर मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, स्लाइड्स भी और टेस्ट भी। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको यूट्यूब पे अभी मैं आज अपलोड कर दूंगी, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। जी ठीक है मिस, थैंक यू। ओके फिर हम क्लास एंड कर दें। जी मिस ठीक है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।